मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए और सरकार के कामकाज पर हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए, सरकार के 100 दिन, मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न, थैंक यू अंजना जी। मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे यही है कि देखिए, सरकार की जब मोदी 1.0 था तो सबसे पहले आप लोगों ने ओआरओपी को लेकर निर्णायक फैसले लेने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। मोदी 2.0 में न सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अनुच्छेद 370 35 से कश्मीर से हटा दिया था। इस बार ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं दिखता है, इसकी क्या वजह है और कौन से वो डिसाइसिव निर्णायक काम है जो आपकी सरकार ने मोदी 3.0 के 100 दिन के अंदर किए हैं? मैम, बहुत सारे काम हुआ है इस 100 दिन में अंजना। आप इसका आंकड़ा अगर देखेंगे, 15 लाख करोड़ का हमने प्रपोजल्स मंजूरी दिया है 100 दिन के अंदर, और उसमें 3 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही मंजूरी दिया गया। उसका उदाहरण एक विषय लीजिए, 76,000 करोड़ का वदावन पोर्ट, जो दुनिया में सबसे 10 टॉप 10 में एक पोर्ट होएगा। वदावन महाराष्ट्र में सी पोर्ट, एक उदाहरण, उतना बड़ा अमाउंट का। और आप ओआरओपी को जिक्र किया, ओआरओपी का 3rd रिव्यू भी इस बार हो गया है। और उसके साथ ये जो कंफ्यूजन था, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, इसका पूरे डिस्कशन स्टेक होल्डर्स के साथ रख के हमने न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आए, विच में 50% का गारंटी के साथ पेंशन देने का 23 लाख हमारे सरकारी नौकरशाह को बेनिफिट मिल रही है। ये सब निर्णायक निर्णय नहीं है क्या? और इसके अलावा 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को, अगले आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर उनको कुछ ना कुछ अच्छा स्किल के साथ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेंगे, उनका रोजगार बढ़ने के लिए हमने निर्णय किया। और उसका रोल आउट भी जल्द से जल्द होने वाले हैं। इस 100 दिन के अंदर उसका भी अप्रूवल दे चुके हैं। स्किलिंग यूथ के लिए अलग से प्रावधान भी दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई भारत देश का क्या बोलते हैं, नींव का हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उनके लिए जुलाई बजट में, रीढ़ की हड्डी, सॉरी, हाँ, रीढ़ की हड्डी, उनके लिए हमने 8 डिफरेंट अंश के साथ एक पैकेज ले आए एमएसएमई के लिए। आज तक एमएसएमई के लिए ऐसे बड़ा सा बयान अब तक कोई सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने एमएसएमई के लिए इस बजट में इतना बड़ा सा प्रावधान दिया है, जिससे एमएसएमई लोग, मैं गई हूं उदयपुर, जहां मार्बल का बड़ा सा क्लस्टर है, उनसे बात की एमएसएमई लोगों से, कोयम्बतूर में जाकर बात की। सभी एमएसएमई लोगों का इतना संतोष है कि इतने विस्तार से पैकेज हमारे कंसल्टेशन के बाद सरकार ने बजट के द्वारा अनाउंस किया। इसके अलावा भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया है बहुत सारे आइटम्स का, रेयर अर्थ के, लिथियम बैटरी तैयार करने के लिए, और गोल्ड का इंपोर्ट। भारत देश का आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, इसीलिए हम गोल्ड में कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेंट कर दिया। इसीलिए मैं मानती हूं ऐसे निर्णय के द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा प्रोत्साहन दे रहे, एमएसएमई का प्रोत्साहन दे रहे। और इसमें ह्यूमन अंश देखिए, कस्टम्स ड्यूटी, कैंसर जैसे ड्रग्स, इलाज के लिए जो ड्रग्स चाहिए, उनके लिए भी कस्टम्स ड्यूटी को हमने पूरे हटा दिया। उसको लेकर के मैं जीएसटी काउंसिल में जाकर के उसका रेट भी कम करवाए। सो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे चल रही है जिससे 2047 का विकसित भारत का गोल को, लक्ष्य को रखते हुए हम आगे जल्द से जल्द पहुंचना है।
इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का इस 100 डेज में भी बहुत सारे निर्णय लिए। मैं अब विपक्ष के आरोपों पर आना चाहती थी वित्त मंत्री जी, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है मोदी 3.0 वो बीच बीच का रास्ता ढूंढ रही है। अब आप ही के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ना ओल्ड पेंशन स्कीम ना न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बीच का रास्ता आपने खोजा है। कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर जो आपने बदलाव किए हैं उसमें आपने दोनों का ऑप्शन खोल दिया है। वो कह रहे बीच बीच का रास्ता खोज रही है। लैटरल एंट्री पर सर्विसेज में आपने यू टर्न ले लिया है। तो इन सब पर आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल वो गलत है, क्योंकि बजट के विषय में हम हर समय सबसे कंसल्ट करके थोड़ा कम बदलाव ले आना है तो हम संकोच नहीं करते, बदलाव ले आते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए। हम उनसे कंसल्ट करते हैं, उनका बात मान करके थोड़ा बदलाव ले आने में हम संकोच कभी करते नहीं है। बजट के रेगुलर बजट पिछले 5 साल में वो रास्ता मैंने अपनाया। अभी भी एनपीएस ओपीएस डिबेट में वोट ऑन अकाउंट समय में बोल दी कि हमने डिस्कशन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ और जल्द से जल्द हम अच्छा निर्णय में आएंगे, ऐसे करके वोट ऑन अकाउंट में बोल दिया। फिर जुलाई में घोषणा ही कर दी और धन्यवाद भी कही और उसके बाद अनाउंस कर रहे हैं। वी आर टेकिंग अप अ पोजीशन दैट ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट द वन, एनपीएस भी नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर्स फेडरेशन हमसे बात किया उसके अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम हम ले आ रहे हैं। इसमें यू टर्न का कहां है विषय? इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हर एक के लिए एक एक मंत्र लगा रहे हैं, दिस इज यू टर्न गवर्नमेंट। ऐसे ही कैपिटल गेन्स के विषय में हमने सबसे बात करके जो प्रपोजल बजट में हमने ले आए, सभी एसेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीट करने का, वो भी आज भी शामिल है। इंडेक्सेशन को वापस ले आए और ये ऑप्शन एसएससी को दिए, टैक्स एसएससी को दिए कि आप इस रास्ते पर चलो, इंडेक्सेशन उपयोग करो, या तो नया स्कीम जो हम ले आए वो उपयोग करो। आप ही देख लो कौन से में आपका टिक बैठता है, आपके कैलकुलेशन जिसमें कम टैक्स भरना है वो रास्ते पर आओ। ऑप्शन दे रहे हैं भाई, वो यू टर्न नहीं होता। ऑप्शन देने में हमारे सिस्टम भी है, आप जो चाह रहे हो वो भी ले आ रहे हैं, इसको यू टर्न नहीं बोलते। ये फॉल्स नैरेटिव ही उनका एकमात्र पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गए। वित्त मंत्री जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कास्ट सेंसस को लेकर सरकार शुरुआत और पहल करने वाली है। बतौर वित्त मंत्री आप इस पर क्या जानकारी दे सकती हैं? और क्या कास्ट जाति पूछी जाएगी उसमें, और क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी ऐड हो सकता है? क्या आप स्थिति में हैं वित्त मंत्री जी कि इस पर जानकारी दें, सेंसस पर? इसका विवरण मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जरूर सेंसस जल्द से जल्द शुरू होगा, वो बात में मैं भी पुष्टि करना चाहती हूं, मगर उसका डिटेल मैं अधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश का चुनाव एक साथ हो, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में काम हो सकता है। ये भी आपका फैसला नहीं है, आपके मंत्रालय का, लेकिन चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, इस पर आप कोई जानकारी दे सकती हैं? क्या इसके लिए भी पहल की शुरुआत? नहीं, मैं मानती हूं ये, हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छा फैसला है। ये जरूर इस बार इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बात करके हम इंप्लीमेंटेशन की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि इससे डेवलपमेंट के एक्टिविटीज में जो रुकावट बार बार आता है, कहीं ना कहीं एक इलेक्शन है, कहीं ना कहीं पंचायत का इलेक्शन है, कहीं और स्टेट का इलेक्शन है, ये इसके कारण लॉन्ग टर्म हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खेद पहुंचता है। इसको हम अगर कट करना है वो एक विषय। दूसरा, हर बार चुनाव के लिए, एक बार पंचायत के लिए, एक बार लोकल बॉडीज के लिए, दूसरी बार अर्बन बॉडीज के लिए, तीसरी बार स्टेट असेंबली के लिए, ऐसे हर चुनाव में इतना खर्च होता है। अगर एक ही बार आप करते हो तो उस पैसा से और हम अच्छा फैसिलिटीज लोगों को दे पाएंगे। देश के हित में
अगर एक ही बार होता है, कानूनन उसका फ्रेमवर्क वगैरह बनाना चाहिए, करना भी चाहिए। दो मुद्दों पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी। एक तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, आतिशी नई मुख्यमंत्री बनी है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं एक बात फ्रैंकली बोलना चाहती हूं, ये जरूर 4-5 महीने में इलेक्शन आ रही है और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप है जिसमें वो बेल में बाहर आए हैं, उसका असर देखते हुए वो सीएम के पद में रहना मुश्किल है, इसको समझ करके वो बदलाव ले आ रहे हैं। कुछ और नहीं है। Another 4 months फॉर इलेक्शन, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो और आप बेल पर है इसीलिए बाहर ही रहे हो। मगर एक विषय में, क्योंकि एक महिला का नियुक्ति हो रही है, मैं उस हद तक, उस फॉर दैट लिमिटेड पॉइंट में एक महिला का अपॉर्चुनिटी के लिए आतिशी को बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश आरती करने के लिए गया तो मेरी पूजा पर भी विपक्ष टिप्पणी कर रहा है। इस पर बतौर वित्त मंत्री आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रधानमंत्री जी के साथ। ये गलत है क्या किसी के घर में पूजा में जाना? हम तो भारत देश में हर पूजा में हमारे इर्द गिर्द रहने वाला रिश्तेदार, दोस्त, सबको घर में बुलाते हैं। हमारे गणेश का दर्शन लो, आपके गणेश का दर्शन हम आकर के करेंगे। ऐसे करके घर घर में गणेश का दर्शन करना एक हमारी रीति रिवाज में भाग है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के यहाँ गणेश के दर्शन करने में, आरती उतारने में जाने का इतराज किसी का होना चाहिए क्या? गलत है ये बात। भारत देश में नवरात्रे के समय में भी हर घर में हम जाते हैं। साउथ इंडिया में कोलू बोलते हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने के साथ शानदार प्रदर्शनी होता है नवरात्रि के समय। और उस समय हर महिला दूसरी महिला को घर में आकर के बुलाते हैं, हमारे देवी देवता को आकर देखो, हमारे कोलू देखो। हम जाते हैं, हर घर में जाते हैं। उस रोड में जितने भी घर है वो उन सब में हम जाते हैं और जिसको क्लासिकल म्यूजिक आता है, भजन आता है, वो जाकर बैठकर गाना भी गाते हैं। ये हमारे रीति रिवाज में एक भाग है। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल हैं अब आपसे। एक तो सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर है मैम, क्योंकि हितों के टकराव के मुद्दे पर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। अब कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि सेबी के अधिकारियों ने भी एक चिट्ठी उनके खिलाफ लिखी है उनके बर्ताव को लेकर। क्या आपको लगता है कि सेबी चीफ के तौर पर इतने विवादों के बीच उनका बना रहना सही है? मैं पहले एक बात कहूं कि बिना फैक्ट्स अगर विपक्ष आरोप लगाते जाते हैं, उसको हम कितनी दूर तक टॉलरेट करते रहना है? वो आज सेबी के चीफ भी और उनके पति भी इसके लिए जवाब फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं। उसको थोड़ा संज्ञान में लेकर के ऑपोजिशन जिम्मेदारी के साथ इस विषय को एनालाइज करना चाहिए। आखिरी सवाल जीएसटी को लेकर है, जिस पर मैं 2 इंस्टेंसेस कोट करना चाहती हूं मैम। 28 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जो जीएसटी लागू है उसको हटाने की मांग की। लगभग 3 साल में जीएसटी पर आपने 21,000 करोड़ कमाए हैं मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से, इसका भी इसमें जिक्र है। और कोयम्बटूर में एक, हालांकि वो प्राइवेट गैदरिंग थी, लेकिन एक होटेलियर ने जीएसटी को ही लेकर आपसे प्रश्न किया जो वीडियो वायरल हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी क्योंकि वो आप लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी। जीएसटी को लेकर ये जो 2 प्रश्न उठे थे, सवाल उठे थे, उस पर आपका जवाब। मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में जीएसटी काउंसिल में थोड़ा चर्चा होने के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसको अध्ययन करने के लिए टाइम दिया हूं और अक्टूबर लास्ट तक उस मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में डिस्कशन होने के बाद जो भी रिकमेंडेशन आता है उसको जीएसटी काउंसिल में, बड़े काउंसिल में दोबारा चर्चा करके नवंबर के मीटिंग में उसके ऊपर निर्णय संभव हो पाएगा। मैं क्योंकि संभव
के विषय इसीलिए ऐसे शब्द इसीलिए उपयोग कर रही हूँ, GOM के अध्ययन के बाद काउंसिल के ऊपर काउंसिल में चर्चा में आएगा, तब निर्णय लेंगे इंश्योरेंस के विषय में। जी निर्मला दूसरा, सीतारमण जी कोयम्बतूर में जो हुआ वो प्राइवेट गैदरिंग, कोयम्बतूर में जो हुआ वो प्राइवेट गैदरिंग नहीं था, वो एक कंसल्टेशन विद मेनी ऑफ द डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरीज हु हैड कम, उनके साथ इंडस्ट्री का एसोसिएशन का मीटिंग था, उसमें मैं भी थी। जीएसटी के ऊपर जो भी सजेशन आया, कमेंट्स आया, उसको मैंने संज्ञान में लिया। उनके मेमोरेंडम भी हमारे हाथ में मीटिंग से पहले ही आ चुका था जी और उस कमेंट्स को हमने ले लिया बात करने के लिए, जीएसटी काउंसिल में लेके जाने के लिए। इसलिए उधर भी जीएसटी के सजेशन को हमने सीरियसली लेकर के जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करेंगे।